हम सब भारत के नक्शे को पहचानते हैं, है ना? लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आजाद भारत का नक्शा जिसे हम आज देखते हैं, वो कई लड़ाइयों, समझौतों और सपनों से मिलकर बना है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नक्शा आखिर बना कैसे। इस सफर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज़ादी के साथ बंटवारे का दर्द कैसे मिला। फिर जानेंगे कि 500 से ज्यादा रियासतें एक देश कैसे बनी। उसके बाद समझेंगे कि भाषा ने कैसे नई सीमाएं बनाई। और आखिर में देखेंगे कि भारत का नक्शा आज भी कैसे बदल रहा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज़ादी की उस सुबह से, जो खुशियों के साथ साथ बंटवारे का एक बहुत गहरा जख्म भी लेकर आई। और यही थी नए भारत के सामने खड़ी पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती। 1947 में जब सरहद पर एक लकीर खींच दी गई तो दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा। जरा सोचिए, लगभग 80 लाख लोग रातों रात अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर एक अनजान भविष्य की ओर चल पड़े। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों बिखरे हुए परिवारों की दर्द भरी कहानी है। और ये आंकड़े उस दर्द को पूरी तरह से बयां भी नहीं कर सकते जो लोगों ने उस वक्त झेला। चारों तरफ दंगे और हिंसा का माहौल था। हजारों लोग मारे गए, अनगिनत महिलाओं को अगवा कर लिया गया और लाखों लोग राहत कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। आज़ादी की सुबह का ये एक बेहद बेहद स्याह पहलू था। लेकिन इतनी तकलीफों के बावजूद एक नया देश बनाने का सपना जिंदा था। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मशहूर भाषण में कहा था, एक पल आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये शब्द उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण की तरह थे। बंटवारे के जख्मों से उभरने की कोशिश के बीच भारत के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों को एक देश में कैसे जोड़ा जाए? ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखिए, आज़ादी के बाद भारत का नक्शा वैसा नहीं था जैसा आज है। देश के अंदर 500 से ज्यादा छोटे छोटे राज्य थे, जिनके अपने राजा थे, अपने कानून थे। इन सबको एक साथ एक झंडे के नीचे लाना किसी नामुमकिन काम से कम नहीं लग रहा था। तो इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए एक खास कानूनी दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र। ये एक तरह का समझौता था जिस पर साइन करके रियासतों के राजा अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार को सौंप देते थे और भारत का हिस्सा बन जाते थे। इस मिशन के हीरो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन। उन्होंने 3 तरफा रणनीति अपनाई। पहला, राजाओं से बातचीत की और अच्छी शर्तें दी। दूसरा, देश की एकता के नाम पर उन्हें मनाया। और तीसरा, जहां ये दोनों तरीके काम नहीं आए, वहां थोड़ी सख्ती भी दिखाई। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर रियासत आसानी से मान गई। हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, तो सेना को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में राजा पर दबाव डालकर विलय कराया गया, जिससे वहां के लोगों में लंबे समय तक नाराजगी रही। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये काम बातचीत और दबाव दोनों से पूरा हुआ। रियासतें तो भारत में शामिल हो गईं, लेकिन अब देश के अंदर ही नई सरहदों की मांग उठने लगी। और इस बार बंटवारे का आधार था भाषा। इस एक मांग ने पूरे देश में एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया। और मजे की बात यह है कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने का आइडिया कोई नया नहीं था। ये तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही आ गया था। 1920 में ही कांग्रेस ने मान लिया था कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के अपने प्रांत होने चाहिए। तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या एक भाषा एक राज्य का फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए? इसी एक सवाल ने अगले कई दशकों तक भारत की राजनीति को गरमाए रखा। इस आंदोलन को असली चिंगारी तब मिली जब पोट्टी श्री रामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता ने तेलुगु बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी जिद ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 58 दिनों के अनशन के बाद श्री रामुलु की मौत हो गई। उनकी मौत की खबर जैसे ही फैली, पूरे इलाके में हिंसा और प्रदर्शन भड़क उठे। अब सरकार पर फैसला लेने का भारी दबाव था। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और 1953 में आंध्र प्रदेश बना। ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था
और इस एक फैसले ने, समझिए, बाकी भाषाई राज्यों के लिए दरवाजे खोल दिए। आंध्र प्रदेश का बनना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे पूरे देश में नए राज्यों की मांग की बाढ़ सी आ गई और भारत का नक्शा एक बार फिर से बदलने लगा। और सच कहूं तो ये सिलसिला आज भी जारी है। तो चलिए, इस बदलते नक्शे के कुछ बड़े पड़ावों पर नजर डालते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून से 14 राज्य बने। फिर 1960 में बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। 1986 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। साल 2000 में हमें छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये 3 नए राज्य मिले। और हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर का भी पुनर्गठन हुआ। और ये कहानी सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं रही। 1963 में नागालैंड को उसकी अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए राज्य का दर्जा मिला। फिर पूर्वोत्तर में कई नए राज्य बने और ये सिलसिला 2014 में तेलंगाना के बनने तक चलता रहा, जो उसी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ जिसने ये सब शुरू किया था। ये दिखाता है कि भारत का नक्शा हमेशा से लोगों की ज़रूरतों और पहचान के हिसाब से बदलता रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत का नक्शा अब पूरा हो चुका है या ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है? अगर हम इतिहास को देखें तो एक बात तो साफ है, भारत का नक्शा पत्थर पर खींची गई कोई लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो अपने लोगों के साथ मिलकर लगातार बदलता रहता है।